हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पिछले वीडियो में बात किया था फेडरलिज्म के बारे में। उसके ऊपर हमने केस स्टडी पढ़ी थी कि बेल्जियम में क्या हुआ भाई, उसके बाद श्रीलंका में क्या हुआ। और ये दो केस स्टडी को पढ़ने के बाद हमने इम्पॉर्टेंस जो फेडरलिज्म का है उसको समझा था और फेडरलिज्म के डेफिनेशन को समझा था कि जो भाई फेडरल सिस्टम है या यूनिटरी सिस्टम है, दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि खासियत, फेडरलिज्म की क्या खासियत है, या अगर फीचर का मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है या नोटेबल पार्ट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चले तो पहले फीचर की अगर बात करें हम तो क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, लेवल हो सकते हैं। ऐसे तो मेजरली मैंने बताया था कि 2 होते हैं लेवल, उसके एक सेंट्रल होता है और दूसरा स्टेट होता है, बट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, जैसे आपने बेल्जियम के केस में देखा था, क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, है कि नहीं। जैसे अपने इंडिया में अगर बात करें तो क्या है, पंचायत भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी है ना, जिसको क्या म्यूनसिपल पार्टी कहते हो। तो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। ओवरऑल पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है। चलें, एक वर्ड है जो मैं आप लोगों को बता दूं एक बार, क्या है, जुरिस्डिकेशन। जुरिस्डिकेशन का मतलब क्या होता है, मींस द लीगल एरिया और सब्जेक्ट ओवर विच अ गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, ठीक है। मतलब एक लीगल एरिया या एक लीगल सब्जेक्ट, मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो डिसीज़न ले सकती है। यानी कि कोई जगह, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बिहार को क्या है, जुरिस्डिकेशन है, यानी कि बिहार गवर्नमेंट को जुरिस्डिकेशन है बिहार के ऊपर, यानी कि बिहार के गवर्नमेंट को ये राइट है, अथॉरिटी है, ये पावर है कि बिहार के किसी भी अफेयर के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। फाइन। चले अब दूसरे फीचर की बात हम लोग करते हैं, क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट रूल्स द सेम पीपल बट ईच लेवल हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ वर्क। देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझ में आ जाने वाली बात है एक ही बार में। क्या रहेगा भाई कि जो अलग अलग लेवल है, यानी कि स्टेट हो गया या उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर आप पंचायत बोल लो, ये सब के पास क्या, ये सब एक ही लोग के ऊपर रूल कर रहे होंगे, है ना। मतलब यूनिटरी फॉर्म में अगर कहा जाए तो अगर नेशन क्या है, नेशन एक कॉन्सेप्ट है ना जिसमें सिंगल आइडेंटिटी की बात होती है। तो अगर नेशन के तौर पे देखा जाए तो इंडिया तो एक नेशन है जिसमें पूरे लोग आ जाते हैं, है ना। मगर गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं लोग अगर बिहार में रहते हैं, है ना, तो बिहार के लिए वो अलग से अपना रूल बना सकते हैं। अगर मान लो आपके भाई हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा के लिए अलग से रूल बना सकते हैं। पंजाब में रहते हैं तो पंजाब वाले गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए अलग से रूल बना सकते हैं, है कि नहीं। तो वही बात कही जा रही है कि जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा वो सेम ही लोगों को रूल करेगी, ठीक है। मगर सबका अपना अपना क्या होगा, अपना अपना काम होगा, सबका अपना अपना क्षेत्र होगा, है कि नहीं, ये चीज़ है। उसके एग्जांपल्स भी मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्या कि हर स्टेट का अपना लेजिस्लेशन होगा। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, रूल वगैरह, लॉ वगैरह बनाने के संबंध में, ठीक है। तो अपना अपना लेजिस्लेशन होगा। टैक्सेशन होगा, कलेक्टिंग टैक्स वगैरह, अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो वो स्टेट अपना करेगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को चलाना। तो गवर्नमेंट को चलाना वो खुद से चला सकती है, उसके पास ऑटोनोमस होगा, वो खुद से चलाएगी, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा स्टेट में। फाइन। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पावर ऑफ एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या कर रही है भाई साहब, जो गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, सबकी अपनी अपनी पावर है भाई, सब अपने अपने पावर को इस्तेमाल करो अपने अपने क्षेत्र में, दूसरे के कामों में इंटरफेयर मत करो, है कि नहीं। क्या है, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लिस्ट बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। याद होगा आपको, मैंने आपको कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बताया था कि जिसमें कि एजुकेशन के ऊपर बात की गई कि भाई जो स्टेट का एजुकेशन होगा वो सिर्फ स्टेट का कंसर्न नहीं होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना इंटरफेयर कर सकती है। जैसे वैसे ही एक स्टेट लिस्ट है जिसके अंदर स्टेट को बताया गया है कि स्टेट को क्या क्या अथॉरिटी है, मतलब स्टेट क्या क्या काम कर सकती है। उसी तरीके से यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगा कि भाई मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके अगर कोई काम कर रही है तो किस लेवल तक का काम कर सकती है, ये सारी चीज़ें। फाइन। उसी तरीके से चलें, चौथे फीचर की अगर बात करें तो क्या है, द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड
by only one government, both the central and the state government must agree to such changes। यही बात जो बेल्जियम के केस से स्टडी हमने किया था कि भाई फेडरलिज्म में क्या होगा कि कोई अगर एक गवर्नमेंट कोई फैसला करना चाहे या कोई इम्पॉर्टेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस लाना है, कोई अमेंडमेंट की बात चल रही है, तो उस पर सिर्फ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिसीज़न अकेले नहीं ले सकती, दोनों गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बराबर का होना चाहिए, राइट। ये चीज़ है। चलो 5वें पॉइंट की बात करते हैं। द कोर्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आ गया भाई साहब तराजुल, है ना। ये क्या है, जो हमारा कोर्ट है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो एक एम्पायर के तौर पे काम करेगा। अगर स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के ऊपर बहस हो जाती है, तो यहाँ पे कोर्ट बीच में रहेगी और कोर्ट वो जो संविधान का वो जो भी आर्टिकल है उसको समझाने का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे अपनी तरफ से जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो लोग अपना अगर थक हार जाएं, अगर कोई बीच का कंक्लूज़न नहीं निकल रहा है, तो भाई चलो कोर्ट में दोनों मिल करके बात करते हैं और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जो पैनल होगा, जो चेयर होंगे, उन लोग डिसीज़न लेंगे, ठीक है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट, अगर दोनों के बीच में बहस है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, द सुप्रीम कोर्ट गिव्स द फाइनल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन देगी। अगर सेंट्रल में और स्टेट में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई मामला फंस गया, तो वहाँ पे जो हमारा कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो एक एम्पायर के तौर पे काम करेगी, ठीक है, फाइनल डिसीजन देने का। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा 6th फीचर है वो क्या है, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन सोर्स ऑफ इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना कि हर गवर्नमेंट के पास, हर जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है, पहले क्या था भाई, यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ रूल कर रही थी, या अगर दूसरे तरीके से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा कि भाई पैसा खुद जनरेट करो, पैसा खुद, अपना रिवेन्यू खुद बनाओ, है ना। रिवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, तो अपने रिवेन्यू को आप खुद जनरेट करो। कैसे करोगे उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्या है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर अपना इनकम सोर्स का माध्यम अपना खुद देखेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, दिस हेल्प्स एवरी गवर्नमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, है ना, कि भाई अपने काम को स्वतंत्र तरीके से कर सकेंगे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने वाले। चले अब कुछ बात कर लेते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं। चलो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, इनकम टैक्स है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी है। क्या है बच्चे, कस्टम ड्यूटी है। अच्छा, ये कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट गुड्स होते हैं, है ना, मतलब किसी दूसरे देश में से हमारे देश में अगर कोई सामान आ रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला टैक्स, ठीक है, उसको कस्टम ड्यूटी कह देते हैं। फाइन, चले। उसके बाद रेलवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेलवे है, रेलवे से जो इनकम आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज़, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज़ वगैरह है, उससे जो इनकम आ रहा है वो सारा हो गया। उसी तरीके से अगर स्टेट की बात करें, स्टेट का जो रिवेन्यू का सोर्स है वो क्या है भाई, स्टेट GST होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वगैरह जो स्टेट को मिलता है, वो चीज़ हो गई। उसके बाद मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, जो आप टोल वगैरह में देते हो पैसा, जो गाड़ियाँ जाती हैं, मान लो अगर बिहार से जा रही है, कहाँ, बिहार से दिल्ली जा रही है कोई गाड़ी, तो बीच में जो टोल आएंगे वहाँ पे पैसा उससे लिया जाएगा कि भाई रोड टैक्स दो आप, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स दो आप, तो उसके बाद वो पैसा जो है इस्तेमाल किया जाएगा। उसी तरीके से क्या है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, व्हीकल टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो स्टेट में पैसा आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके बाद क्या है, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहल, है ना, जो एल्कोहल वगैरह है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका पैसा आता है सरकार के पास, ठीक है। उसी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी का मतलब क्या है कि मान लो ज़मीन, जैसे आप रजिस्ट्रार ऑफिस देखते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, कोई आदमी ज़मीन ख़रीदने गया, ठीक है, किसी आदमी ने किसी से ज़मीन ख़रीदा तो उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। तो एक आदमी के नाम पर से अब वो ज़मीन दूसरे आदमी के नाम पे जाएगा, तो दूसरे आदमी के नाम पे जाएगा, तो इसके लिए जो फ़ी लगता है, वो फ़ी एक बहुत अच्छा खासा फ़ी होता है, तो वो फ़ी देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो भी पैसा आता है सरकार के पास, और वो अच्छा खासा पैसा आता है वहाँ से, ठीक है। चलो यहाँ पे 2-3 वर्ड मैंने लिखा है जो आप लोग के सिविक्स के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिवेन्यू का मतलब क्या लिखा मैंने, गवर्नमेंट का इनकम है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, रिलेटेड टू मनी, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस,
ऑटोनॉमी का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंटली किसी काम को करना, स्वतंत्र होकर के काम करना। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, ये सारे जो टैक्स वगैरह हैं वो सारा जो है सरकार अपना उछल सकती है। चलो नेक्स्ट हम लोग और लास्ट के बारे में बात करेंगे। क्या, अ फेडरल सिस्टम हैज़ टू मेन ऑब्जेक्टिव्स। ये कमाल की बात है, याद रखना। फेडरल सिस्टम के पास क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब इनके 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य क्या है, टू कीप द कंट्री यूनाइटेड, कंट्री को यूनाइटेड रखने में मदद करता है। देखो भाई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे फैसले करेंगी और अगर स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसका मतलब उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होगा, है कि नहीं। और जैसे ही किसी का इंटरफेरेंस ना हो तो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ से जैसे इंटरेस्ट ख़त्म होगा तो जो हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। हर स्टेट जो है डिफरेंटली सोचेगी और यहाँ से कहेगी भाई, क्रिटिसाइज़ करेगी गवर्नमेंट को कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, जैसा सेंट्रल चाहती है वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ से यूनिटी जो है ख़त्म हो सकती है, लोग बढ़ सकते हैं आपस में। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो गया, ये कंट्री को क्या रखता है, यूनाइटेड रखता है। दूसरा, टू रिस्पेक्ट डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है भाई, कि ये क्या करता है, ये हर रीज़न के यानी कि हर क्षेत्र को या उसकी भाषा को या उसके कल्चर को रिस्पेक्ट पे करने का तरीका है ना। एक ही गवर्नमेंट होगी तो वो सिर्फ अकेला अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगी। देखो ना, अगर मान लो किसी कंट्री में, जैसे अगर अपने इंडिया में ही कोई एक रिलीजन के लोग रहें और हमेशा से वही लोग रहते, मान लो कोई दूसरा कोई रिलीजन नहीं आया या कोई लैंग्वेज नहीं आया, सिर्फ वही अपना ये कर रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट क्या होता, उनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है।